वाले सारे पॉइंट मैंने लिखा दिए थे ना। एग्रीकल्चर इनपुट में जो जो चीज़ें लगती हैं उसको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अब उसके आउटपुट पे आते हैं। आउटपुट वाले में एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस, ये सब एक्सप्लेन किया था। खरीद प्राइस और क्या कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सब हुआ था ना एक्सप्लेनेशन। ये रहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी एक्ट। बड़ा सुनते होंगे आप लोग जब अभी किसानों के बिल पे हंगामा मचा था। 4 थे ना, तो 3 बिल आए थे जिसमें बहुत दिन तक प्रदर्शन हुआ था। उसमें एक रिफॉर्म कमेटी एपीएमसी पे भी था, कमेटी रिफॉर्म। ये आउटपुट रिलेटेड है, मतलब मार्केटिंग। अभी जो प्रोड्यूस हो गया आपका एग्रीकल्चर में, उसको जब बेचना है कहाँ पे ले जाना है, मंडी वगैरह में ले जाना है। ये मंडी मैनेजमेंट और प्रोड्यूस के मैनेजमेंट के लिए था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैनेजमेंट कमेटी, मार्केटिंग कमेटी है, सॉरी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है एपीएमसी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। हिंदी के लिए जो मैंने नोट्स दिए हैं ना आपको ठीक है, पीडीएफ बना होगा ना सबके पास, किससे मोबाइल में होगा सबके, वो देखो जरा उस पर क्या दिया है। इसमें लिखिए आप एपीएमसी एक्ट के तहत लिखिए ये राज्यों द्वारा स्थापित किया जाता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें। ये राज्यों द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों के एक्चुअली में जो शोषण हो रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ उनके मार्केटिंग प्रोड्यूस का अवेलेबल स्पेस नहीं था, उस शोषण को खत्म करना। किसानों के मध्यस्थों द्वारा शोषण की घटनाओं को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। बिचौलिए जो होते हैं उनके द्वारा जो हैरेसमेंट हो रहा था किसानों के प्रोड्यूस का बेचने के लिए, उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। किसानों को मध्यस्थों द्वारा शोषण की घटनाओं को समाप्त करना। किसानों के मध्यस्थों द्वारा मतलब बिचौलिए द्वारा।
ये एक्चुअली में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे होता है। सरकारी रेट जो होता है सरकार डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऊपर से। एपीएमसी एक्चुअली में मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, कि सबको एक्चुअली में किसको कौन खरीद सकता है, रजिस्टर होना चाहिए, कौन बेच सकता है उस मंडी में वो रजिस्टर होना चाहिए, किसके थ्रू किसकी दुकानें लगेंगी, वो सब चीज़ें ये देखेगा उस मंडी में। वो सब अलॉटमेंट की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब काम ये करेगा एपीएमसी। तो जैसे कि मंडी में कोई चीज़ बाहर से आ रही है, कोई टैक्स लग रहा है, कहाँ जाना है, हाँ ये सब चीज़ें वो देखती है। उसी मंडी के अंदर मंडी के लिए कई पोस्टें भी आती है ना, एपीएमसी वाले में ही काम करते हैं उसमें। तो आगे लिखो इसमें पॉइंट, ये एक सैचुरेटरी कमेटी है, सैचुरेटरी मार्केटिंग कमेटी है। स्टैट्यूटरी मतलब होता है लीगल कह सकते हैं, एक एक्ट नहीं होते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है, सैचुरेटरी बॉडी होती है, उसको क्या कहते हैं, अधिनियम ना। एपीएमसी अधिनियम के तहत कृषि जोनों की बिक्री या खरीद विनिर्दिष्ट बाजार में क्षेत्र में की जाती है। विनिर्दिष्ट कृषि जोनों की बिक्री या खरीद विनिर्दिष्ट बाजार क्षेत्र में की जाती है। उत्पादक विक्रेता, अगला पॉइंट है, उत्पादक विक्रेता या व्यापारी आवश्यक बाजार शुल्क उपभोक्ता शुल्क और कमीशन एजेंटों के लिए कमीशन का भुगतान करते हैं। एजेंटों के लिए कमीशन का भुगतान करते हैं। एपीएमएस परिसर में या इसके बाहर बिक्री होने पर भी ये प्रभार लगाए जाते थे। अगला पॉइंट, यार हिंदी में बोल रहे हैं, थोड़ा तेज लिखिए आप लोग। कौन सा स्टेटमेंट, कहाँ पे आप लोग? अगला पॉइंट है, शुल्क विभिन्न राज्यों और वस्तुओं पर भिन्न भिन्न होता है। शुल्क विभिन्न राज्यों और वस्तुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ये एक ओवरऑल चीजें आपको पता चली। अब इसमें कुछ पॉइंट और हैं कि क्या क्या चीजें ये इंश्योर करेगा, फंक्शन क्या क्या करेगा। अब एक तो देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता इंश्योर करेगा फंक्शनिंग में। मंडी के फंक्शनिंग में, मंडी में खरीद फरोख्त होगी ना, मार्केटिंग प्लेस होगा वहां पे, और सभी ट्रेडर वहां पे रजिस्टर होंगे ना। ट्रेडर, किसान भी रजिस्टर होंगे, जो खरीदेगा वो भी रजिस्टर होंगे। तो इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी दिखाने के, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये कमेटी बनने से रेगुलेट प्रॉपर होगा, तो ये पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। देख लीजिए, ये पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। प्राइसिंग और ट्रांजैक्शन में, मार्केट में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।
और ये क्या है, एक मार्केट लेड एक्सटेंशन सर्विस है। मतलब एक तो किसान अगर कोई है, किसान की फील्ड है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस किया, अब किसान यहाँ से ले गया चीज़ें, ये एक मार्केट हो गई, मंडी आपकी। यहाँ पे एपीएमसी मार्केटिंग कमेटी के अंदर ये रेगुलेट हो रहा है। यहाँ पे कुछ बायर किसी की दुकानें होती हैं, होलसेल की दुकानें वगैरह, खरीदार होते हैं, ट्रेडर होते हैं, तो किसान यहाँ से ले आता है, तो ये इसको एक्सटेंशन सर्विसेज भी कहते हैं, मार्केटिंग एक्सटेंशन सर्विसेज भी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, किसान ने पैदा किया, अब उसको बेचेगा कहीं ना। डेली यूज की चीज़ें, कई चीज़ें होती हैं, पेरिसेबल आइटम भी होते हैं। पेरिसेबल आइटम्स किसको कहते हैं? जो नष्ट हो सकते हैं, मतलब एक दिन से ज़्यादा, उसको ज़्यादा दिन या कैरी करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या होता है, नुकसान हो, खराब हो सकता है। तो उसका क्या होगा, यहाँ पे वो मंडी में बेचने आएगा। अब इस मंडी का एक नॉर्मल टर्म समझो, इस मंडी में कई खरीदार होंगे, कई बेचने वाले होंगे ना। एक एरिया की एक अपनी मंडी होती है, तो वहाँ कई होलसेल होंगे, कई रिटेल भी वाले खरीद के ले जाएंगे यहाँ से। इसका रेगुलेशन होना चाहिए ना। अब इस जगह का रखरखाव भी होना चाहिए, होगा ना रखरखाव, तो उसके लिए कौन सी कमेटी है, ये वाली। ठीक, इसमें क्या कर रहा है ये, इसके रेटों में, इसके ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता रखने पे क्या होगा, सबको उचित मूल्य मिलेगा, कोई इंजस्टिस नहीं फील करेगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ रहेगा ना। यही चीज़ हुई। अभी जैसे शुल्क निर्धारण एपीएमसी में अलग अलग शुल्क अलग अलग रहेंगे, ये भी इंश्योर करेगा सबको पेमेंट प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे। ट्रांजैक्शन हो गया, पेमेंट हो गया। अगला पॉइंट इसमें है और ये एग्रीकल्चर मार्केट को PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे भी मैनेज करता है। मतलब कुछ चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्राइवेट को, या टैक्सिंग कलेक्शन गवर्नमेंट अपना ले लेगी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें क्या होगा, उसी से पे होगा। अब इसके अपने कुछ शुल्क रहेंगे ना। अब इस कमेटी को रन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कास्ट है, बिजली पे कास्ट है, साफ सफाई पे कास्ट है, इन सब पे जो कॉस्ट लगेगी इसकी, उसको भी तो रिकवर करना होगा ना इससे। ये कुछ अपना शुल्क लेता है, लाइसेंस फीस लेता है रजिस्टर करने के। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है एपीएमसी में, एक एक स्टेप आप लिखते जाइएगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे जैसे बोलेंगे। पहले बात तो एक चीज़ आप लोग जनरल जानते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये टर्म से बड़े परिचित है ना आप लोग। कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पावरफुल कमेटी होगी तो वहाँ सब क्या करते हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ना, इतना तो आइडिया है। तो ये जो कमेटी बनेगी मंडी की, इस अगर यहाँ बेनिफिट लोगों को दिखता है और ज़्यादातर लोगों को सर्व करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ क्या क्या यहाँ पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगा इस कमेटी के मेंबरशिप के लिए? होगा ना। तो यहाँ से पॉलिटिकल कमेटी का अगर इस ट्रस्ट में एक तरह से ट्रस्टी बनते हैं, इस ट्रस्टियों को कौन कहाँ से इंटरवेंशन हो गया आपका, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने से प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी? राजनीतिक, हिंदी हम थोड़ी पूछ रहे हैं, पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म भी बढ़ सकता है। पॉलिटिकल अगर इंटरवेंशन हो गया, आप ये बताइए जो इसका उद्देश्य है वो पूरा करेगा क्या? इसका बायसनेस हो जाएगा, बायस हो सकते हैं, ये अपने बेनिफिट के लिए काम करने लगेगा। ये अपने टाइप के किसानों, जो इनके वोटर होंगे, जो इनकी पार्टी के लोग होंगे, उनको क्या करेगा, वो बेनिफिट पहुंचाना चालू करेगा। और इसमें जो वेंडर होंगे, ट्रेडर, खरीदार या बिजनेसमैन, किनको रजिस्टर करेगा, उन्हीं को रजिस्टर करवाएगा ज़्यादातर। तो ये सब क्या करेगा, फिर ये प्राइस मैनेजमेंट करना चालू कर देगा ना, वो प्रोड्यूस का प्राइस मैनेज होने लगेगा ना यहाँ पे।
अब यहाँ पे जितने बिचौलिए एजेंट होंगे वो सब किसकी पार्टी के होंगे? क्योंकि ऊपर से करप्ट होना चालू, टॉप टू बॉटम होना चालू। तो आपको पता है कि इसका जो मेन उद्देश्य था रैशनल, सबको सोशल जस्टिस किसानों को प्रोवाइड करना, उनकी मार्केट के उचित मूल्य दिलवाना और नज़दीक में मार्केट अवेलेबल कराना, कि क्या ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई? अब यहाँ पे किसान इनके पास अगर कंप्लेंट लेके जा रहा है तो क्या ये सुनेंगे? जब तक इनको बेनिफिट नहीं होगा तब तक नहीं सुनेंगे। अगर ये जुडिशियस वे में होते, इम्पार्शियल होते, तब तो ये कंप्लेंट को इंटरटेन करते ना। अब क्या है, अब ये इंटरेस्ट बेस हो गया, जिसका इंटरेस्ट इनके थ्रू सर्व होगा या इनका इंटरेस्ट जिसके थ्रू सर्व होगा उसी को ये क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या उसको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। बाकी क्या हो जाएंगे, सोशल इंजस्टिस का शिकार। और भी किसान तो यहाँ जा रहे हैं बेचने, लेकिन अगर उनकी आइडियोलॉजी या उनकी मतलब उन किसानों से इनको बेनिफिट नहीं हुआ तो क्या बेनिफिट मिलेगा उन किसानों को? जबकि ऐसा नहीं था ना। एपीएमसी का उद्देश्य तो था सबको एक समान देखना। गवर्नमेंट का कोई भी कमेटी बनती है, सबको एक समान ट्रीट करना, सबको एक समान अवसर और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये नहीं मिला ना, इसीलिए इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी मीडिएटर वहाँ पे हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं? सब एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसानों को। रेट का वो हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ज़्यादा रेट अप एंड डाउन जो हो रहा है कि ये अपने मन से रेट का कोई रेट ये डिसाइड कर रहे हैं। पता चल रहा है किसानों को उचित मूल्य ना मिल गए, बहुत कम में उनको एक्चुअली में हैरेस करके, मतलब ले और करके, होता नहीं कि इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाए, चार लोग आके खड़े हो जाए। आप एग्जांपल उसका एक बहुत अच्छा ले सकते हैं। कभी मतलब रिटेल शॉप पे गए हो आप लोग, कपड़ों की, मॉल में नहीं, जनरल रिटेल शॉप गए हो ना, तो वहाँ देखे होगे 2-3 लोग और बैठे रहते हैं ना। आप अगर किसी कपड़े पे जरा सा निगाह जमाइए, वो चार के चारों लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया कपड़ा है, बहुत बढ़िया, नहीं आपके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आप तो हीरो लग रहे हैं, मतलब इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, बोलते हैं ना। उस समय क्या क्रिएट हो गया आपके सामने, एक इल्यूजन का दायरा। और ये लोग, चार लोग जो बैठे रहेंगे चारों कोने पे वहां पे, वो ज्यादातर उसी दुकानदार के अर्चित परिचित रहेंगे, रोज बैठते होंगे आए दिन, और वहाँ मिलते भी होंगे। और इवन कोई पहली बार भी मिल रहा है, वो क्यों बुरा कहे उस दुकानदार के सामने। आप अगर यहाँ 3-4 कपड़े खुलवा के चेक कर रहे हैं और एक भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी एक आध दो की निगाह हल्की फुल्की टिक रही है, ये चारों पांचों मिलके, दुकानदार तो हमेशा कहेगा इससे पैसे तो हमारे पास माल ही नहीं है, आज ही तो आया है, मतलब सबसे फ्रेश है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, और इतना चीप। और 4 लोग बैठे रहेंगे, इनकी बातों पर तो भरोसा करिए आप। हम इनके यहाँ से ले जाते हैं, हमेशा कपड़े इतने खरीद ले जाते हैं, आज तक एक कंप्लेंट नहीं मिली, मतलब कि कुछ नहीं करते ये चारों। अब आपके सामने क्या हो गया, इल्यूजन का ट्रैप हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक तो आपको हो सकता है जल्दबाजी हो या कुछ और हो, तो इसमें आप फंस जाएंगे, और ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर यहाँ 10 लोग तारीफ कर दिए ना, और घर पे जाके भी कोई कहा कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, पक्का लड़ाई हो जाएगी। अगर कहीं किसी ने बोल दिया, अगर भाई बहन, अगर भाई कोई कपड़ा खरीद के ले जाता है, जनरली बहन का क्या होता है, उसमें तो उनके कमी निकालती ही है, सभी की बहनें होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर उनकी पसंद का आता है तब तो ठीक है, बट ये माइंड मत करना कि मैं किसी पार्शियलिटी की बात कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो इल्यूजन क्रिएट किया गया आपका, ये इतना अंदर घुस गया कि आपको अपने इनजस्टिस का पता ही नहीं चला, नहीं पता चला ना। ये चीजें हर जगह एक्चुअली में, यहाँ पे भी देखिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लागू है ना, इकोनॉमिक साइकोलॉजी तो लागू है, आपकी साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। और यही चीज यहाँ पे जब किसान है, 4 लोग ऐसे घेर के खड़े हो गए, अब ये बेचारा ढो के सामान अपना प्रोड्यूस किसी तरह मंडी ले आया है, अब इसको यहाँ 10 लोग को क्या कहेंगे, उस मंडी जाएंगे वहाँ भी ये रेट चल रहा है,
वहाँ जाएंगे, वहाँ भी खराब हो जाएगा आपका सामान, उतनी दूर ले जाएंगे इतना खर्चा फिर से लगेगा आपका। यही सब कहते हैं ना। अब से 4 लोग कह लो 1-2 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। हम ले रहे हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तुरंत खरीद कर तुरंत नगद पैसा दे रहे हैं। बताइए, लीजिए 4 लोग हाँ ले लो भैया, इनसे अच्छा तो रेट कोई दे ही नहीं सकता। होता है ना ये। जो भी आज तक कभी मंडी गए हो ज़रा ऑब्जर्व करना अगर दोबारा जाते हो तो। ये जो मार्केट और शॉप वाला हमने एग्जांपल दिया आपको, रिटेल वाला, वो यहाँ भी तो वही है। किस पे अटैक कर रहे हैं? फार्मर पे ना। अब ये बेचारे छोटे फार्मर जिनको पैसे की ज़रूरत है, इनके इमोशंस का लेवल क्या होता है? देखो, हमारे जो इमोशंस वर्क करते हैं हमारे सिचुएशंस पे वर्क करते हैं। जैसे अभी हम बीमार हों, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, एग्ज़ाम पास में हो, तो देखो कितना फ्रस्ट्रेशन और ये चीज़ें जल्दी बहुत सेंसिटिव रहते हैं चीज़ों के लिए। उस समय हम बहुत ज़्यादा रिजनेबल नहीं हो पाते। जब भी एक नीड में जो चीज़ें ज़रूरत होती है अर्जेंट वाली, उसमें आप बहुत ज़्यादा रिजनेबल होना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको चीज़ वो चाहिए ही चाहिए होती है आपकी ज़रूरत पूरा करने के लिए। और मैनिपुलेटर क्या करते हैं? इसी चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, जबकि है तो गलत। जो चीज़ रीजनेबल रेट पे मिलनी चाहिए, जो चीज़ें रीजनेबल दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है ना। कभी कभार देखते हैं आप लोग, कहीं कुछ अगर आपदा आ जाती है तो वहाँ पानी वानी की रेट पता चलता है 100 रुपये 200 रुपये बॉटल तक मिलती है ना, बहुत महंगा हो जाता है। तो चीज़ें वहाँ मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। या अभी आप इन जनरल जाइए अभी कहीं दुकान या शॉप पे, अगर किसी को ये पता चल गया कि आपको ये चीज़ ज़रूरत ही है, आपको लेंगे ही लेंगे, आप कहीं जा नहीं सकते, तो वो उसका रेट कम ही नहीं करेगा। जो निगोशिएशन वैल्यू अगर वो कम करना चाहेगा, अगर आपने कितना भी रोइएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट है, कितना भी रोइएगा, ये रोना गाना कहीं नहीं चाहिए। आप अपनी चीज़ों पे स्टैंड लीजिए। आपको क्या लेना है ठीक है, नहीं ले सकते, जो लेना लो। बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ये क्या करेंगे, फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, आपके इमोशंस का और एक्सप्लॉइट करना चालू कर देंगे। ऑलवेज ये कहीं भी होगा, आप ये जान लीजिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग मिलेंगे जो आपकी मजबूरी का समझ के थोड़ा बहुत कम रेट करेंगे। बट ज़्यादातर मार्केटिंग आजकल सब अपना फ़ायदा देखेंगे, सब अपने, क्योंकि अब अगर उनके पक्ष देखेंगे तो वो कहेंगे यार हमें भी एक ही दिन तो फ़ायदा मिल रहा है। हम अगर सबका दुख देखने लगेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? उनका भी जस्टिफिकेशन सही है भाई। ऐसा तो है नहीं वो टाटा बिरला अंबानी है सब। फिलैंथ्रोपी सबसे करना उम्मीद नहीं की जा सकती, हाँ, बट इनसे एथिक्स की उम्मीद की जा सकती। भाई जब आपके पास प्रॉब्लम है तो इसके पास भी तो प्रॉब्लम है। आप यहाँ जो 4th पेपर पढ़ते हैं वहीं आती इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आती है कि मतलब आपको उसी चीज़ पे स्टैंड, ऑनेस्टी आती है, इंटीग्रिटी आती है, ऑनेस्टी आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है। आपको जो रेट है वही लीजिए रीजनेबल, ये मत करिए कि किसी का गला काट दीजिए उस रेट से, उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। आप यहाँ मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो गलत है। तो इन चीज़ों पे क्या हुआ, ये सब बिचौलिए अगल बगल वहाँ रजिस्टर रहते हैं सबकी दुकानों के। कभी अभी रिटेल मार्केट यहाँ तो है पीलीभीत में, एक चीज़ और देखे होंगे, जैसे ज्वेलर्स की दुकान होती है, ज्वेलर्स की शॉप होती है या बड़े उसकी, तो वो अपने कुछ एजेंट भी मार्केट में सप्लाई किए रहते हैं। जहाँ जैसे इनकी दुकान यहाँ होगी, एक एजेंट इस कोने पे, इसको एजेंट यहाँ वहाँ खड़े रहते हैं। आप जब पूछने जाएंगे कोई ज्वेलर्स की दुकान, कोई नया बंदा कुछ अगर दिखेगा उन्हें ना, ये एक्टिव हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, आपको गाइड कहाँ करेंगे, यहाँ जाने के लिए। ये एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में। आप किसी से भी पूछें, इनके कानों तक खबर पहुँच जाएगी क्या खोज रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगेगा, ये दुकान के बारे में हम तो यहाँ पूछ के आ रहे हैं। कभी ध्यान दिए हो इस पर? नहीं ध्यान देते इन सब। दिए हो, रहते हैं ना सर। आपने फीलिंग तो इतना भी देखा मिलता है, बहुत मिलता है ना। ये चीज़ें क्या होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा
और आपको ये ल्योर कर चुके होंगे, आप इनके ट्रैप पे जा रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता, आप मतलब खुद ही नहीं पता आपको कि आप यहाँ भेजे जा रहे हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रियलाइजेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको ऑलवेज रखना, चाहे एग्जाम हो, चाहे वो आपकी लाइफ प्रॉस्पेक्ट हो। जितना ज़्यादा आप रीजनेबल रहना चालू कर देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ इजी होनी चालू हो जाएगी। हाँ, पहले दिक्कत होगी, स्टार्टिंग में जब रीजनेबल होता है इंसान ना, अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है, तो आप हर जगह फ्रस्ट्रेट होंगे कि हर जगह आपको मतलब हमारा जो मतलब अर्ज ये उठ रही है और यहाँ रैशनल हो जाए तो ये अर्ज कैसे पूरी करें। मतलब मन कर रहा है मिठाई सामने खाने की, तो फिर और कोई कह रहा है यार मिठाई खाना इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है, एक लिमिट में खाओ चलता है, लेकिन और ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, बस खाए जाओ खाए जाओ। अब कोई वहाँ पे अगर रोक दिया तो उससे लड़ाई कर लिए। ज़्यादातर एक्चुअली लड़ाइयाँ किस बेसिस पे हैं, जितना है सब इमोशनल अर्ज पे ही तो है। अगर इमोशनल अर्ज सबके कंट्रोल हो जाए, जो 4th पेपर में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हो, अगर सब लोग इमोशंस अपने अच्छे से मैनेज करने लगे तो क्या कुछ क्राइम होगा क्या? क्राइम तो ज़्यादातर इम्पल्सेस होते हैं इमीडिएट के, या किसी की अपनी हैबिट होती है, अगर उसको रैशनलाइज कर ले तो ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज हो जाएंगी ना। अब कुछ चीज़ें जेनेटिक हैं तो उसकी बात अलग है, कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, ऐसा नहीं है, तो उसका तो सोल्यूशन नहीं है। उसका ये है कि बहुत ज़्यादा फिर थेरेपी वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन तब भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें समाज में हैं, अगर सबको सही गलत पता हो तो अब जैसे इनको एथिक्स सिखाने जाओगे अगर इन ट्रेडर को, ये पक्का आपके सर फोड़ देंगे। ये बिचौलियों को अगर आप गए सिखाने ना कि आप ये गलत कर रहे हो ना, पक्का पिटाई होनी है आपकी, जिसकी संख्या ज़्यादा आप पिट जाएंगे वहाँ। या तो आप फोर्सफुल पावर के साथ जाइए, आप यहाँ मॉरल पॉलिसिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। परसुएसिव वर्ड आपने सुना होगा 4th पेपर में पढ़ाया गया था ना, 4th पेपर आप लोगों को काफ़ी हद तक पढ़ा दिए, खत्म था, कुछ बाकी था, खत्म हो गया था ना, लगभग बाकी खत्म हो गया था ना, उसमें परसुएशन वर्ड पढ़े रहे हम, उस परसुएशन वर्ड नहीं पढ़े थे, इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाए रहे होंगे ना सर, उसमें परसुएशन वर्ड था एक, ठीक है चलो नहीं पता तो कोई बात नहीं, मत जानो, जब पढ़ना तो जानना। तो इसको परसुएशन कहते हैं, जब किसी को आप परसू करते हैं उसके थॉट को चेंज करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तब वर्क करती जब उसको पता ना, अगर उसको पता चल जाएगा आप माइंड गेम बहुत खेल रहे हैं तो नहीं वर्क करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बहुत सी चीज़ें आप जो है बिहेवियर अपने तक रखिए, उतना ही ओपन होइए जितना पॉसिबल है, बहुत एकदम दिल खोल मत दीजिए, कहीं बैठे बस एकदम लो हमारे ओपन बुक हैं, ओपन बुक से मतलब ज़िंदगी नहीं चलती, रियलिटी है ये। मतलब ओपन बुक आप घर में होइए दोस्तों के साथ, मतलब क्या चीज़ें ओपन कर रही है वो आपको डिसाइड करना है यार। आपकी अगर ये आदत पड़ी रहेगी तो आप हो जाएंगे वो क्या कहते हैं चुगलखोर, नहीं, जो दोस्तों में एक दूसरे की बात घर के उधर करने वाले होते हैं, तो क्या कहते हैं चुगलखोर, तो वो अलग होता है, जासूस नहीं, इनका एक टर्म होता है यार, जैसे नारद कहा नहीं जाता नारद हो आप, ये एक बात मतलब इधर से बात किए उधर से बात किए वो फिर उधर पहुँचा कि वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। कहते हैं ना कुछ दोस्त ऐसे रहते हैं, सबके ग्रुप में होते हैं, वो सबको पता है कि ये बात पहुँचाएगा, ये भले कहेगा ये मैं किसी से बात नहीं कहता, किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन ये कंफर्म होता है कि इधर की बात उधर करेगा ही करेगा, है होते, जबकि बहुत गलत आदत है। आप जिससे बात करिए वहीं पे बातें खत्म। देखिए इमीडिएट इम्पल्सेस होते हैं इमोशंस के, कई बार इंसान डाउन फील करे, कहीं पॉजिटिव फील करे, हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस आप आपस में शेयर करते हो क्लोज फ्रेंडों में भी, तो ना तो किसी का बहुत ज़्यादा मजाक बनाना चाहिए किसी स्थिति का, ना ही कभी तो देखो एक्सट्रीम पे ना तो अप्रेज करना चाहिए ना तो डाउनग्रेड, ठीक है, एक बैलेंस रखो, चेक एंड बैलेंस रखो आप, वो लाइफ में ज़रूरी होता है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कई टाइप के इमोशंस सबके अलग अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग अलग है, तो वो किस टाइप के इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है आपके सामने, वो तो अच्छी बात है ना आपके लिए, तो वो उस चीज़ें सुन लीजिए, नहीं सुन सकते तो ठीक है कोई बात नहीं, मत सुनिए, बट उसको लेके इधर उधर नहीं करना चाहिए।
नहीं, ये मंडी के लिए था, मंडी के लिए ही था, इसीलिए ई नैम आता है। अगला पॉइंट आएंगे ई नैम में, ठीक है। अब इसमें ही अगला पॉइंट आता है, ये जो हो गए, इसमें ही जब इनका पॉलिटिकल ये हो गया, इसमें ये होर्डिंग भी करते हैं। आप लोग होर्डिंग का सुने, जब दाम बढ़ जाते हैं एकाएक। इसमें जो एक्चुअली में ट्रेडर रजिस्टर होंगे, अगर इनकी पार्टी का सरकार नहीं होगी, उस सरकार को अगर इन्हें बदनाम करना होगा, इनके जो होल्डर हैं वो क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, होंगे ना एक्टिव। जैसे प्याज रोज के दाम कभी कभार सुनते होंगे 90-100 रुपए ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो इनके जो होल्डर रहे, जिनका कब्जा रहा कई मंडियों पे, वो क्या किए, उनके होल्डर एक्टिव हो गए, वो सप्लाई बंद कर दिए, खरीद के अपने पास स्टोर कर लिए। उस पर गवर्नमेंट के पास एक एक्ट है, एस्मा एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट है, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट, तो वो अप्लाई करती है, वो उसके थ्रू एक्शन लेती है सबके, कि आपकी जो एसेंशियल वस्तुएं हैं वो सप्लाई होती रहनी चाहिए। जब वो सप्लाई में दिक्कत होगा तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो इसीलिए होल्डर। लेकिन एस्मा में अब कुछ ही वस्तुएं रह गई हैं, मतलब एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में कुछ ही वस्तुएं, पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब कम कर दी गई हैं। तो अब कुछ वस्तुएं हैं बेसिक नीड की हैं, उसमें लिस्ट है कुछ, उसको अभी आगे बता देंगे। तो वो रहेगा, होल्डर एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, प्रोडक्ट का मूवमेंट तो पता ही है, एक्चुअली जान लीजिए जितना भी एपीएमसी में काम होता है सब अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम हो रही थी बिचौलिए की, इन सबको खत्म करने के लिए जो एक्ट आए थे, एग्रीकल्चर एक्ट, तीनों रिफॉर्म इसीलिए लाए गए थे कि इसमें बिचौलियों की संख्या घटाई जा सके और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सके, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। बट वो एक्ट अभी कैंसिल हो गए, तो उन पर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। और इसमें एक है रिफॉर्म हुआ है ई नैम, ई नैम जो भी पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये कब आया, 2016 में ना, हाँ 2016 में शुरू किया गया, ठीक है। ई नैम अगला पॉइंट लिखना इसी में, एपीएमसी के नीचे, मतलब एपीएमसी इतने में कवर है। एपीएमसी की देखिए क्या है, एपीएमसी क्या काम करती है, उसका नुकसान क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बता दिए। लेकिन आप लोगों को जो भी नुकसान और भी पॉइंट मिलेंगे वो सिस्टमेटिक ढंग से और चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने एक ओवरऑल चीज़ें ओपन कर दी, इसकी क्या क्या चीज़ें थी, इसमें क्या क्या वर्क है, लिस्ट आउट वाइज चीज़ें दी हुई हैं। किसी भी नोट कोई बुक उठाओगे वहाँ और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर हैं इसमें, जितना मैंने बता दिया। बाकी ये है कि हाँ डिफरेंट राइटर बुक्स लिखते हैं और भी डायमेंशंस आपके सामने ऐड होते हैं। यहीं पे अगर 10 बच्चे अगर अभी भी इसी पे लिखोगे तो हो सकता है कई लोग और पॉइंट ऐड कर दो, समझे आप। और मंडी में क्या दिक्कत होती है, कौन जाता है मंडी, बताएगा। शांति स्वरूप नहीं आएगा आज है, हाँ बताओ, कोई मंडी नहीं गए हो कभी, गए हो ना, तो बताओ कोई पॉइंट और। ये बेटा हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम आती है मंडी में। और स्टोरेज की, क्या स्टोरेज, हाँ स्टोरेज एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्टोरेज ट्रेडर वाले करते हैं, वो काम उनका, जो खरीदेगा वो अपना रखें। हाँ स्टोरेज की दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि ट्रेडर आ रहा है, अगर उसको वो सर्विसेज दे दी जाए स्टोरेज की तो बढ़िया है। चलो ठीक है, ये टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या करेगा, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। ये तन्नू बेटा आई है आज, बड़े दिन बाद दिख रही है आपको, कहाँ थी, अच्छा घर पे गई थी आप। ई नैम क्या करेगा, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, 2016 में लागू किया गया। ये कई मंडियों को क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा।
यस, हाँ, वो रेट पता चल सकता है। अब जब ई नेम के थ्रू रेट पता चलेगा तो ये वाला काम करेगा क्या, ये जो बना रहे थे 4 लोग जुट के उसे, ये ध्यान आए, ये अभी जो बता रहे थे 4 ट्रेडर खड़े होंगे एक किसान को डिफरेंट रेट में, जो इनको इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ई नेम के थ्रू क्या चल रहा है, हर मंडी का रेट पता चल रहा है ना उसे। जब हर मंडी का रेट पता चलेगा तो घर से निकलेगा ही तभी, जो उसे जहां रीजनेबल रेट मिलेगा ई नेम पोर्टल पे। और ज़्यादातर स्टेट एक्चुअली में कनेक्टेड है, तो हर स्टेट में मंडी में क्या करेगा, रेट लगभग कंपैरिजन में बताएगा कहाँ क्या रेट चल रहा है। अभी देखेंगे ज़्यादातर रेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता फूडिंग में। आप कोई भी सिटी में जाइए, फूड में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। फूड में आपका जो खर्चा आएगा रहने का अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 500-600 रुपये का ऊपर नीचे आता है, या 1000 रुपये मान लो। दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, चाहे जहाँ जाइए आप, इवन आप अपनी पीलीभीत में भी रहिए, लगभग उतना ही खर्चा आता है, 200-500 का ऊपर नीचे आता है। फूडिंग का मैं बढ़ रहा, रहने का नहीं। जो खर्चा आता है इसीलिए क्या है, रेट एक्चुअली में जो प्रोड्यूस उत्पादक के लगभग हर जगह अप्रॉक्सीमेट बहुत ज़्यादा लिंकेजेस हैं। तो ये रेट जब आपको ई नेम के थ्रू उस पर मंडी में मिल जाएगा ऑनलाइन किसान को, तो किसान अपने प्रोड्यूस को उस हिसाब से बेचेगा। ठीक, और इसमें एक नुकसान, इसमें जो सबसे बड़ी ई नेम में प्रॉब्लम आ रही है, कई एपीएमसी मंडियां क्या हुआ, ई नेम पर रजिस्टर नहीं। सारी एपीएमसी मंडियों को एक्चुअली में रजिस्टर करना था ई नेम पे, तो बहुत से एपीएमसी मंडियों ने नहीं रजिस्टर किया। अब क्यों नहीं रजिस्टर किया है, उसका रीज़न आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल हर्डल। अगर ये रजिस्टर कर देंगे तो इनके सारे रेट ओपन हो जाएंगे, तो इनका जो मोनोपोली टाइप का है कंडीशन, जो अपनी अभी दादागिरी कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगी ना। और दूसरा, अदर स्टेटों में अलग अलग सरकारें हैं पॉलिटिकल पार्टी की, इसकी वजह से भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्कीमें भी लगाएगी, कोई भी सरकार हो किसी की भी, उसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी स्कीम हुई गवर्नमेंट की तो भी रोक दी जाती है या डिले कर दी जाएगी। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इसमें यही है, इसीलिए एपीएमसी मंडियाँ सारी रजिस्टर ना होने की वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है लगभग। लेकिन तब भी 15 से 20 स्टेट लगभग रजिस्टर है इसमें, टोटल 28 स्टेट हैं, लेकिन काफ़ी हद तक रजिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर अधिक है तो प्रयोग करके रजिस्टर करवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर किस में आता है, राष्ट्रीय सरकार में, तब अध्यादेश जारी करके तब क्या अध्यादेश, अध्यादेश किस पे बना सकती है सरकार, नए नियम बना के। कैसे जबरदस्ती नियम बना देगी। 7th शेड्यूल पढ़ा है ना, 7th शेड्यूल में सबके एक्चुअली में हर एक सेक्टर डिफाइन है ना, किस सेक्टर पे कौन कानून बना सकता है, डिफाइन है ना। उसी सेक्टर पे कानून बना सकती है सेंट्रल, उसी सेक्टर पे स्टेट बना सकती है। हाँ, कोई अनफॉर्सीन सेक्टर आ जाता है तो उस पर बनाएगा कौन, सेंटर। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने ये। तो सबकी पावर लिमिटेड है ना, किसी चीज़ पे कोई भी कानून नहीं बना सकता, नहीं ला सकते। ठीक, ये हो गए आपके एपीएमसी है, ई नेम हो गया। अब अगला कौन सा आउटपुट में क्या बचा है ये बताओ। आउटपुट ओपन करो। कोई भी लाइसेंस खरीद सकता है किसमें, अपना तो रजिस्टर आप अपना रजिस्टर करके देख सकते हैं। लाइसेंस नहीं लेना, अच्छा लाइसेंस उसका बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोसीजर मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने प्रॉज कॉन्स पढ़ा और वो उसके प्रोसीजर मुझे कभी यूज़ पढ़ा नहीं ना, आपको एग्जाम में लिखने के आते। देखो, किसी भी चीज़ के इतना रिसर्च मत घुसने लगना जो चीज़ें आपके काम की नहीं है। अगर आप घुसेंगे वहाँ पे जाके रजिस्टर करने कैसे क्या चल रहा है, तो उसमें क्या होगा, आप ओवरलोडेड हो जाएंगे डाटा से। आपको सिर्फ कब लागू हुआ, उसका मेन उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव, और 2-3 पॉइंट उसके नुकसान क्या हो रहे हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ रजिस्टर नहीं है सभी, इसकी वजह से। और दूसरा, स्किल्स नहीं है लोगों के पास, जैसे डिजिटल स्किल नहीं है ना सभी किसानों के पास, सबके पास नेट का एक्सेस नहीं है,
कि सब लोग देख सकें टाइम में, रियल टाइम एक्चुअली में वो चीज़ें इतना ज़्यादा, और सबके पास छोटे छोटे किसान हैं तो छोटा अपना पास की मंडी में तब भी जाएंगे वो बेचने। ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब जनरल वाली प्रॉब्लम्स आपको देखनी होती है। बहुत ज़्यादा जैसे प्रोसीजर्स आप कह रहे हैं, वो प्रोसीजर पे एक्चुअली में जिनको ज़रूरत हो जाए, हम लोगों का क्या ज़रूरत है, हम लोगों का मेनली है क्रॉस क्रॉस देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से चीज़ें देखना, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अगर कोई कभी रूल्स में आ जाता है लिखने को तो आप लिख सकते हैं थोड़े बहुत प्रोग्रेस, अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आगे पॉइंट पे आपने कौन सा पॉइंट अगर बचा है बताओ ना हमें। एमएसपी बढ़ा दिए थे ना, सर एक पेज जो होगा, क्या पेज मांग रहे हैं, पेज पेज, हाँ सर ये अटेंडेंस का एक पेज यहाँ कर दिए सब लोग क्या, उसमें नाम नहीं है ना किसी का, काउंट करके लिखना होता है। एमएसपी में ही 2-3 टर्म बाकी रह गए थे हमारी तरफ से, उसमें कॉरेस्पॉन्स बाकी रह गया था कुछ, क्योंकि वो इनपुट लिखाए नहीं थे इसमें। ठीक है, एमएसपी में 2-3 पॉइंट थे, वो चीज़ें देख लेते। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम बार बार यूज कर रहे थे ना, एक टर्म था पीडीएस, एफसीआई वाला जो जाता था, क्या एफसीआई 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो ये करते हैं ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या होता है, कब से लागू किया गया, 60s के दौरान लागू किया गया ना, डिकेड में। उसके कुछ टर्म बता के फिर आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे चलते हैं ना, मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, ये हिंदी में इसको कहते होंगे वितरण प्रणाली, कुछ ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो पीडीएस सिस्टम में एक्चुअली में सरकार क्या कर रही है, किसके लिए लाई है ये, गरीबों के लिए। गरीबी रेखा जो डिसाइड हो रहा था, गरीबी में पढ़े थे ना आप लोग, पॉवर्टी लाइन डिसाइड हो रही थी, उसके बेसिस पे क्या है, इसके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, खाना और ये सब चीज़ें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए गेहूँ चावल और सीरियल्स ये सब प्रोवाइड किए गए, अन्नदाता स्कीम के तहत चीज़ें मिली। तो वो अब सरकार के पास से ये सिस्टम जो क्रिएट किया गया, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, मतलब अगर गरीब है इसमें क्या होगा, एक तो खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
पास एक सिस्टम प्रणाली होनी ही चाहिए, और एक होता है इसमें हमें पता होनी चाहिए बेनिफिशियरी कौन से हैं, मतलब लाभार्थी। ठीक, अब प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ कहाँ आती है? एक तो गवर्नमेंट की कॉस्ट यहाँ पे लगती है, खरीद के स्टोरेज करके ट्रांसपोर्ट करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें आती है। सिस्टम ये हो गया इनके पास जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसकी समस्या है। कभी आप सुनते रहे होंगे ना कि पता चला 100 रुपये सप्लाई हो रहा है, 1 रुपये पहुँच रहा है, कुछ 85 रुपये में 1 रुपये ऐसे कुछ आया था ना स्कीम, इतना ही पहुँच रहा है। और जो एक पढ़ते नहीं, इतनी बड़ी बूंद ऊपर से चली है और नीम आता है कि एक बूंद ऐसा टपक रहा है जो कमजोर है उसके मुंह में, बाकी सब श्रेणी में यही खत्म हो गया, लीकेज। ठीक है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो आया था इसी पर्पज के लिए कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, आइडेंटिफाई जो बेनिफिशियरी हैं उनको, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ये लाभ प्रोवाइड किया जा सके, जिससे उनकी न्यूट्रिशन और खाने की ज़रूरतें जो है वो कंप्लीट रहे। जैसे पहले कोटा सिस्टम में था ना ये कि मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, गेहूँ और ये चावल अभी भी मिलता है ना, इसमें ये था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इसके बाद आया जो अभी डिजिटल, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो लीकेज की थी। प्रॉब्लम क्या क्या थी? लीकेज थी एक, ये 1960s के दशक में आया था जब फूड शॉर्टेज वाली समस्या थी ये, ठीक है। और इसमें जो है सेंसस के बेसिस पे जो गरीबी ली जा रही थी, बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत थी। ये काम कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट करती थी, और इसकी फंडिंग करता था सेंटर और स्टेट मिलके, जिसमें पैसे लगते हैं सेंटर और स्टेट कुछ दोनों मिलके लगाते हैं। बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने का काम किसका रहता था? स्टेट गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम सिस्टम की लीकेज, फेलो, करप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। इस पे जो शांताराम की कमेटी थी, रिपोर्ट शांताराम पढ़े ना, पढ़ाया था शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट में एक्चुअली में इनके स्टोरेज और एफसीआई के रिफॉर्म के लिए बातें की गई। एफसीआई पता है, एफसीआई के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है उसका। अब सिस्टम को, अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आ रही है आगे चल के, यही सिस्टम एक आता है TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए क्या कर दिया गया? डिजिटलाइज, जैम, जनधन आधार मोबाइल। जैसे देखो एक सिस्टम आया, सिस्टम की कुछ चीजें थी, ये चीजें इस तरह वर्क करनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई, उसका सोल्यूशन करने के लिए क्या आया? ये आया TPDS। अब TPDS में बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करने के लिए टारगेटेड, इन्होंने अभी सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस के बेसिस पे SECC 2011, मैंने आपको ये बताया था जब पॉवर्टी पढ़ा रहे थे, कुछ स्कीमें इसके बेसिस पे, कुछ स्कीमें पॉवर्टी लाइन का जो तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे है, जो उनकी पॉवर्टी लाइन है। तेंदुलकर कमेटी के बेसिस पे कितने गरीब हैं इंडिया में? 21.9 समथिंग, 21.9% पुअर, सॉरी, नहीं याद है किसी को? अरे यार पलट के देखो, मैं पूछ रहा हूं कितने पुअर हैं उनके अकॉर्डिंग, लिखा है मैंने ये चीज। मैंने पहले दोनों चैप्टर पढ़ के आने को भी कहा था ना आप लोगों से। पहले दोनों चैप्टर मैंने कहा था रिवाइज कर करके आइएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं ना किसी से। 21.2 है, 9 ना? तुम लोगों की मेमोरी वीक पड़ रही है इतने यंग होते हुए, है? रंगराजन कमेटी से कितनी थी? 29.5%, हाँ गुड, ठीक है। जैम आ गया। अब इसमें बेनिफिशियरी दो बेसिस पे एक्चुअली में कुछ स्कीमों में
SECC को काउंट किया गया, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस को, और कुछ में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को बेस बनाया गया। ठीक। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत लगभग 67% पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करना पड़ रहा है? फूड। उसमें लगभग 75% रूरल है और 50% अर्बन पुअर है। ये डाटा याद रखिएगा हमेशा, ये डाटा मैंने लिखाया हुआ है पहले भी। तो अब आ गया जैन। जैन का पता है, जनधन आधार मोबाइल। जनधन मतलब जनधन अकाउंट हो गया, आधार से कनेक्ट हो गया तो बेनिफिशियरी आपके पता चल गया और मोबाइल हो गया। और एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और आया, वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड में राशन कार्ड बनाया गया ना, वन नेशन वन कार्ड, राशन कार्ड वाला सिस्टम पता है ना, वो राशन कार्ड कहीं भी लागू होगा। तो ये इसकी खामियां दूर करने के लिए पीडीएस सिस्टम की, कि मतलब अगर माइग्रेट हो गए हैं आप, कहीं नौकरी के चक्कर में आप बाहर गए या कहीं जॉब कर रहे हैं, अनस्किल्ड जॉब के लिए इंसान जाएगा जो इसमें होगा, वो जाता है वहाँ पे भी उसको बेनिफिट मिल सके खाने पीने का, दिक्कत ना आए, इसलिए वन नेशन वन कार्ड वाला सिस्टम लागू हुआ। ये सब इसकी पीडीएस सिस्टम पता चला, टीपीडीएस टारगेटेड, मतलब स्पेशली उन पे फोकस किया जाएगा जो सच में नीचे हैं। सिस्टम एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। इसमें जो प्रॉब्लम थी लीकेज वगैरह की, करप्शन की और सिस्टम के बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने से, इस सब वगैरह से जो पीडीएस में प्रॉब्लम थी, वो टारगेटेड और ई गवर्नेंस को लागू करके ये सब चीज़ें दूर की जा रही हैं। आप ये सब बातें लिख देंगे, ठीक। और इसमें पीडीएस में और कुछ बचता नहीं है, मेनली टॉपिक आपको लिखने को आए तो पीडीएस किस लिए लागू किया जा रहा है, पीडीएस क्या है जनरल। अगर ऐसे पूछा क्या आप ये बताएंगे कि पीडीएस सिस्टम जो है गरीबों को एक्चुअली में फूड प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो स्कीमें लागू की जानी हैं वो चीज़ें प्रोवाइड करना, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे उनको धान, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें एक रीजनेबल रेट पे जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके पे कर रही है वो प्रोवाइड हो सके। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई वो आपको लिख देना है। वो सिस्टम किस लिए बनाया गया था वो पहले बता दिए, आप 2-3 पॉइंट और लिखे, फिर उसके बाद आप लिख दिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसके सोल्यूशन में क्या क्या चीज़ टेक्नोलॉजियाँ ऐड हुई। तो मेन उसमें जैम है, टारगेटेड बेनिफिशियरी हैं, SEC बेसिस और तेंदुलकर कमेटी बेसिस पे वो किया जा रहा है, वन नेशन वन कार्ड का सिस्टम है, करप्शन सिस्टम को रिमूव किया जा रहा है क्योंकि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, डीबीटी भी एक पॉइंट है इसमें, रिफॉर्म का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी यूज किया जा रहा है। इसकी जो खामियां हैं वो दूर हो जा रही हैं और इसके थ्रू काम, अभी भी प्रॉब्लम है कुछ, नो डाउट, लेकिन अब प्रॉब्लम पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई। तो प्रॉब्लम तो ऑलवेज हमेशा कुछ न कुछ रहेंगी, तो उसके ऑलवेज सोल्यूशन आते रहेंगे, चीज़ें डायनेमिक, ठीक। अब आते हैं मेगा फूड पार्क पे। इंडिया में कितने मेगा फूड पार्क प्रपोज हैं और कितने चल रहे हैं ये बताया ना, प्रपोज है कि 34 है, देखना है 12 एक्चुअली का रनिंग है, हमारे साथ 34 प्रपोज है, ऐसे कुछ है। मेगा फूड पार्क बताओ कितने मेगा फूड पार्क, कितने बच्चे हैं? 28। सब लोग अटेंडेंस तो रजिस्टर जो है ऑनेस्टली भरे होंगे ना, क्या कर लीजिए अभी आए
बताओ कितने हैं मेगा फूड पार्क? अरे खोज लो मोबाइल पे। 12 मेरे ख्याल से होंगे एप्लीकेबल। पोज है ना, 22 काम कर रहे हैं। ये करंट के डाटा एक्चुअली में चेंज होता रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग देख लीजिए कितने प्रपोज और है टोटल प्रपोज कितने 34। देखिए मेगा फूड पार्क का मेन ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। लिख लीजिए, मेगा फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए क्या करेगा, ये क्लस्टर प्रोवाइड करेगा। ये इतना बड़ा, ये मत सोचना इतना बड़ा, मतलब वो बहुत बड़ा एरिया होता है कई हेक्टेयर में, ठीक है। जो एरिया होगा इसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए सब रहेगा इसमें। इसमें मतलब मार्केटिंग, सेलिंग और जो वैल्यू चेन एडेड है डिफरेंट काइंड ऑफ, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। मतलब किसान यहाँ जाके अपने प्रोड्यूस बेचेंगे, उसके बाद उसकी फूड प्रोसेसिंग होगी, मेगा फूड पार्क वहाँ सामान बिकेंगे। तो इसमें जैसे आएगा एक फार्मर ग्रुप ऐड होगा, एक लिखो फार्मर ग्रुप ऐड होगा, जी फार्मर ग्रुप हो गया। अगला एक ऐड होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या हुआ तुम लोग बड़ा हंस रहे हो, हमें बताओ, हम भी हंस लें यार, क्या हुआ? अच्छा बोल रहा था। इंडिविजुअल फार्मर्स, एक तो फार्मर ग्रुप हो गया, एक इंडिविजुअल फार्मर्स हो गए। मेगा फूड पार्क में अब आगे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरियां भी रहेंगी ना यहाँ पे। इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर होंगे, इंपोर्ट करने वाले, आयातित मतलब आयात करने वाले लोग, एक्सपोर्टर भी होंगे यहाँ पे, और कौन से लोग होंगे? यहाँ पे दो और होंगे पॉइंट, एक प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर होगा, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होगा। ये एक्चुअली एग्जाम के टाइम पे ये सबको याद आता है, बाद में एक्चुअली आपको देखना ही पड़ेगा। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर हो गया, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर हो गया। ये जब भी एग्जाम में आए ये आप ये रख लीजिएगा फिगर, ठीक, क्योंकि इससे क्या होगा, आप कनेक्टिंग मेन कर पाएंगे। क्या होगा, मेगा फूड पार्क क्या होगा, एसएचजी होने चाहिए, फार्मर ग्रुप क्या करेगा, इंडिविजुअल फार्मर क्या करेगा। अब चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगनी है तो सब क्या करेंगे, ये सब वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, सामान आएगा जाएगा, इन सब का काम ये सब देखेंगे। फार्मर क्या होगा, अपना इंडिविजुअल फार्मर अगर रजिस्टर होगा यहाँ पे, वो अपना प्रोड्यूस बेच सकेगा, उसको उचित मूल्य मिलेगा, ठीक है। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, ये क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं और इनके जस्टिस मिलने में इनको हेल्प करेंगे, जो इकोनॉमिक जस्टिस होना है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही है कि नहीं वो सब देखेंगे। एसएचजी एक्चुअली में सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़े कि नहीं आप लोग, ये बताइए पहले। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह,
पैसे इकट्ठे करते हैं, थोड़ा बने होते हैं, और एक तरह की एक ग्रुपिंग होता है, पावर ग्रुपिंग का काम करता है। तो ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, अपने ग्रुप मेंबरों का क्या करते हैं, ये ख्याल रखते हैं। तो अपने ग्रुप मेंबर में कई इंडिविजुअल फार्मर्स जो रहेंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे ना, इनको फैसिलिटेट करने में, ये होगा। और ये फार्मर ग्रुप भी वैसे ही बनता है, एफपीओ फार्मर ग्रुप में बड़े बड़े फार्मर होंगे, कुछ प्रोड्यूस एक्चुअली भी ये मिलके ऐसा प्रोड्यूस करेंगे जो यहाँ पे इंडस्ट्री को रिक्वायर होगी, इंडस्ट्री जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी इनके, वो चीज़ें इनको ये सप्लाई करेंगे। जैसे गुजरात में आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगती है, तो वहाँ पे आलू बड़े बोए जाते हैं किसी एरिया में, पर्टिकुलर गुजरात राजस्थान में कहीं पे। तो जिस रीजन में कहीं पे अगर फ्लोर मिल लग गई यहाँ पे अगर, तो गेहूँ पैदा ज़्यादा करेंगे ना, यहाँ के किसान अपना ग्रुप बना लिए, सब गेहूँ अपने खेत का बांट के गेहूँ पैदा किए और गेहूँ यहाँ पे बेचे। उनको क्या, ये एक पावर प्रेशर ग्रुप भी है ना। अब ये जब पावर प्रेशर ग्रुप है, जैसे इंडिविजुअल फार्मर की अगर कोई दिक्कत हो रही नहीं सुनी जा रही है, अगर इनके पास प्रेशर ग्रुप है अपना एक, तो इनके पास सबको जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड होगा ना, सबको समय पे पैसे मिलेंगे और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें भी कम हो जाती हैं। कई बार गांव में देखे होंगे कि मतलब जब लेवी पे जाता है धान वगैरह, क्या होता है कि कई लोग मिलके एक ही साथ भेजते हैं, छोटे छोटे फार्मर जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके बड़े होते हैं वो बात अलग थी, कई लॉट में होता जाता है ना, उसमें क्या होता है, फार्मर ग्रुपिंग हो जाती है ना गांव की। कई बार होता है ना, जैसे गांव में जो जिनके पास रहा अपना संसाधन उसके थ्रू जा रहा है, तो वहाँ पे वो पहले से कह देते हैं कि हमारा भी लिए जाएगा, कहते हैं ना। तो ये चीज़ें क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है छोटे फार्मर का, उसमें क्या होता है, उनकी सुविधाएं मिल जाती हैं आपस में, और कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सबका, कॉस्ट भी कम हो जाती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घट जाती है, और फ़ायदा भी उनको ये रहता है कि यहाँ जो नहीं पे करेगा तो उसको पता है एक बड़ा ग्रुप है, तो उसको टाइम पे पेमेंट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। अगला टर्म है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मेगा फूड पार्क यही है, मेगा फूड पार्क में कुछ पर्टिकुलर हेक्टेयर है, वो इतना हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए तभी मेगा फूड पार्क बनेगा। वो कितना है एग्जैक्ट, फिर वो डाटा अगर मिला फिर बताता हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका। मेगा फूड पार्क में स्टोरेज हाउस, वेयर हाउस, कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज, ये सब रहेंगे। एक तरह से क्लस्टर सिस्टम आप जान लीजिए। क्लस्टर सिस्टम मतलब आपको सारी फैसिलिटी जितना प्रोड्यूसिंग हो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी, सेल पॉइंट, खरीदार मतलब खरीद के लिए एक पॉइंट बना रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे चाहिए, कोल्ड स्टोरेज रहेगा सामान रखने के लिए, और बिजली, पानी, रोड, बिल्डिंग, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है ना। सुरक्षा वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सबके सामान भी सुरक्षित हो, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें रजिस्टर्ड रहेंगी यहाँ पे, और रजिस्ट्रेशन का अपना सेंट्रल प्रोसेस, एक प्रोसेस रहेगा। अब कई इंडस्ट्रियाँ अगल बगल, कहीं चिप्स की फैक्ट्री लग गई, कहीं आटा की फैक्ट्री लग गई, कहीं गेहूँ प्रोसेसिंग हो रहा है, कहीं वेजिटेबल की फैक्ट्री लग रही है। तो जो आप चिप्स वगैरह खाते क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से ही तो आ रहा है, बिस्किट बन रहा है कहीं पे, वहाँ जहाँ पे आपके फार्म प्रोड्यूस का एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो खाने वाली चीज़ें बन रही हैं आपकी, फूड प्रोसेस करना इंडस्ट्री, मतलब आपको प्रोसेस्ड फूड जो प्रोवाइड करेगा वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कई लिंकेजेस आते हैं। अब उसके लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? किसान। और बेचेगा कहाँ पे? मंडी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडिया में बहुत तेज़ी से स्कोप बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा और मिडिल एज जो है, मिडिल इनकम ग्रुप की इनकम बढ़ रही है। तो लोग एक्चुअली में देख रहे होंगे प्रोसेस्ड फूड बहुत यूज़ कर रहे होंगे। जहाँ ब्रेड बनता है वो क्या फूड प्रोसेसिंग में नहीं आएगा? ब्रेड यूज़ होता है, ये सब भी यूज़ होते हैं ना। अब फूड प्रोसेसिंग में देखो कुछ डाटा आपको एक्चुअली में नोट डाउन करने पड़ेंगे अपने यहाँ, कुछ समय को करेंट करेगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब भी लिखने को आता है आपको,
एक तो मेगा फूड पार्क का टोटल देख लीजिएगा, एरिया कितना है जो बचा है उसमें, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे लिख लीजिएगा बाद में कितना एरिया एक्चुअली में रिक्वायर होता है मेगा फूड पार्क बनाने के लिए, और इंडिया में कितने प्रपोज्ड हैं और कितने रनिंग हैं, और यूपी में कितने रनिंग है मेगा फूड पार्क। ठीक है, ये एक्चुअली में प्रीलिम्स पर्पज से है। कम तुमको याद कर रहे थे यार, एग्रीकल्चर पढ़ाते समय तुम ना रहो तो अच्छा नहीं लगता। कहाँ रह गए थे? अच्छा, 40 किलोमीटर बहुत दूर से आते हैं तुम झूठ लोग। बोल रहे हैं, 25 किलोमीटर है। ना ना, कई बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सच में रुकते हैं, बड़ी दूर से आते हैं। ये भी 3 बजे तक रुकती है हमारी समझ से। सुबह सुबह चल कितने बजे निकलती है सुबह? 7:15 बजे। बड़ी मेहनत करते हैं, मानना पड़ेगा। अभ्युदय स्कीम में कम से कम वुमेन एम्पावरमेंट भी तो होगा, हो रहा है कि नहीं? कैसे है? एजुकेशन ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लड़कियों को बाहर, अपनी बेटियों को बाहर जल्दी पढ़ने कम भेजते हैं, ना तैयारी वारी कराने, और स्पेशली कॉलेज के पर्पज से भले भेज दें, लेकिन ये और तैयारी के लिए हेजिटेंट रहते हैं। मिनिमम 20 एकड़ भूमि होनी चाहिए, अधिकतम 50 एकड़ मेगा फूड 20 एकड़ होता है ना। अभ्युदय स्कीम अगर हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है तो कम से कम तैयारी के फॉर्म में मतलब गर्ल्स को फायदा है काफ़ी। लड़कों को देखो, हमारी सोसाइटी जिस तरह से रन चलती है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप ये पर्पस एक्चुअली मैंने अभी इसीलिए बताया क्योंकि आप जिस स्कीम के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये अगर वुमेन एम्पावरमेंट में स्कीम आती है लिखने को, अगर ऐसे लिखने को आता है कल को, आप ये चीज़ें भी कोट कर सकते हैं, ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। आते हैं मेगा फूड पार्क पे। मेगा फूड पार्क में भी लोन वगैरह पे एक्चुअली में बेनिफिट दिया जाता है वीकर सेक्शन को। वीकर सेक्शन में आपको पता है ना कौन कौन आते हैं? SC ST और क्या कहते हैं वुमेन, ये सबको एक्चुअली में प्रमोट किया जाता है। तो उसमें क्रेडिट फैसिलिटी भी रहती है मेगा फूड पार्क में। ठीक, क्या हुआ? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको क्या क्या नोट करना, एक इसके डेफिनेशन आपको पता चल रहे हैं, इसके इनपुट, और बीच में आता है इसका प्रोसेस में आता है। एक तो इसका मैनेजमेंट आएगा या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टेक्नोलॉजी आएगी, अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, फूड को प्रोसेस कर देगी, या तो उसको पैकेट फूड जो कहते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। वो काफ़ी दिन तक प्रिजर्व भी रहेगा और डिफरेंट काइंड ऑफ यूज, जैसे उनका अगर पब्लिक जैसे चिप्स बेच रही है, ब्रेड है, और कोई फूड आइटम बताओ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निकल के आते हैं? मिल्क नहीं आता, वो डेयरी में आता है। कह सकते हो एक प्रोसेस वो भी होता है, गुड एग्जाम्पल हो सकता है। बेकरी वाले उद्योग सारे, और जितने ये कुरकुरे वगैरह ये सब क्या है? अच्छा, क्या तुम लोगों के इतने इंपॉर्टेंट फ़ोन आते हैं सबके? क्या इतनी देर हम भी पढ़ाते हैं, मतलब हमें कोई याद ही नहीं करता है? इसका मतलब है हम तो फ़ोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं। गुड, तुम लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हो, हमें समझ में नहीं आता यार। भाई प्रायोरिटी अपनी डिसाइड कर लो।
स्टार्टिंग में इसीलिए हमने टाइट किया था कि हमें पता था कि बच्चे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन फिर देख रहे हैं फिर सबसे जो मर्जी वो अपने मतलब कोई फ़ोन क्लास में ही बात कर रहा है, कोई उठ के जा रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है। किसको? हाँ, मैंने चौक मारा नहीं था, मैंने बगल में फेंका था तुमको, और तुम जाके कहाँ बोले थे, तो बाद में सब लोग हंस रहे थे आगे, किसको चौक फेंक दिए आप किसके ऊपर। कुछ भी लगे, क्लास में जो टीचर जिससे हैं उसका कोई इंटेंशन किसी भी टीचर का कोई इंटेंशन रॉन्ग नहीं होगा। अब तुम नीचे झुके बैठे हो, यहाँ से हमें क्या दिखेगा? सब बच्चों को देख रहा हो, अगर तुम वहां पे हो, तुम ऐसे नीचे देख रहे हो, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा यहाँ से? तुम बताओ हमारी पर्पस है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मुझे टोकना पड़ेगा, किसी का भी हो, XYZ। और जिसकी जो प्रॉब्लम रहे वहां पे कहेंगे ठीक है, लेकिन आप किसी और से जा रहे हैं कहेंगे तो हमें पता, देखो सबका सब पता चलता है। चौक मैंने बगल में मारी, मुझे पता था, और चौक फेंकना बहुत नॉर्मल होता है कि भाई अब इतनी दूर से हमें नाम भी नहीं पता, हम किसी का अटेंशन क्या करेंगे क्या कहेंगे, और चौक बहुत छोटी होती थी, बड़ी इशू नहीं होता कोई, ठीक है छोड़ो, वो जब गई बात गई, अब वो उसका हटाओ। हाँ, कंसंट्रेट एक्चुअली में देखो, मोबाइल प्रायोरिटी नहीं है अभी, प्रायोरिटी है आपकी पढ़ाई, ठीक है। आप लोगों को कम से कम थोड़ी देर के लिए, किसी का इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, पेरेंट्स लोगों ने आपको भेजा है तो पढ़ने के लिए, तो इस पर कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी देके फोकस रहिए, अननेसेसरी की चीज़ें अभी दिमाग में मत लाइए। कितने लोग सीरियस है इस बार प्रीलिम्स देने के लिए? पीसीएस दोगे? सीरियस देना? अच्छा, इतने लोग सीरियस, यूपीएससी दे रहे हो सब, पीसीएस दे रहे हो? पीसीएस पे कौन कौन फोकस है? स्पेशली पीसीएस पे ना, ठीक है। तुम पीसीएस नहीं दे रहे हो, यूपीएससी दोगे, ठीक है। पीसीएस वाले थोड़ा फैक्ट भी रखना स्टार्ट कर देंगे अभी से, ठीक है। हो सकता है इस बार ऑप्शनल, अगर देखो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है अगर ऑप्शनल हटा तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी, चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगी। ऑप्शनल होना नहीं चाहिए वैसे पीसीएस में, क्योंकि और स्टेट के पीसीएस में तो ऑप्शनल होता ही नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए बिहार। बट ऐसा चर्चा चल रही है, ये अभी कंफर्म नहीं है, हट सकता है, कंफर्म नहीं है, कहीं पे कोई न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, बट ऐसा मार्केट में चर्चा चल रही है, ये बात ध्यान में रखना। अब कोई जाके कटिंग लेके मतलब शॉर्ट मत शेयर कर देना कि अभ्युदय स्कीम में ऐसा बोला गया तो लगभग सही ऐसा चर्चा चल रही है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट अभी है। नहीं, अगर अभी देखो, जब तक नोटिस ना आ जाए तब तक किसी को कुछ नहीं पता, तो वो चीज़ें पढ़ते ही रहना, ठीक है। बात है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे आगे, इनपुट पे आए, इनपुट पे कौन प्रोवाइड करेगा? इनपुट कौन करेगा? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल किसान प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे कौन से आएंगे? क्यों नहीं करेंगे? इंडिविजुअल फार्मर से भी ले सकती है इंडस्ट्री, यार बहुत कम हो या ज़्यादा हो। हमने आपको अभी दिखाया था, SHG था, फार्मर ग्रुप था, इंडिविजुअल फार्मर भी थे, सभी थे ना, तो सबका रजिस्ट्रेशन हो सकता है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक स्कीम आया था उसमें था ना पहले कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर हम आलू पैदा करवा रहे हैं तो हम उसको दाम देंगे, खेत से ही ले जाएंगे खरीद के ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये चीज़ें थी। गूगल कर लिया ना, देखो एक्चुअली मैं करंट में अपडेट ना हुआ हूँ, किस लिए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास भी नोट्स में है 22 की। देखो एक मिनट मेरी बात सुनो, नोट्स और फैक्ट मुझे भी याद है अभी जो है, मैं इसलिए उसको छोड़ता हूँ
आप लोगों के ऊपर, क्योंकि वो करंट में अपडेट ना हो जाए। ये चीज़ें जब आप नोट करके रखते हैं तो आप वो चीज़ें करंट में फोकस करके रखते हैं कि अगर करंट में ये डाटा अपडेट हुआ तो कितना हुआ। अब मान लिया हम कह दिए यहाँ पे अभी 12 या 22 रनिंग है, अब आगे बढ़ के ये कितने बढ़ जाए, आगे बढ़ जाएंगे, अभी 30 हो जाए, और हमने पढ़ाया आपको 22 और वहाँ जाके मारा है 22। करंट वाला मानना पड़ेगा, करंट वाला मानना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं वो डाटा छोड़ देता हूँ ऑलवेज। मैं वो डाटा आप लोगों से क्यों कहता हूँ कि फैक्ट डाटा खुद से भी एक बार चेक करिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ तो वो चीज़ें वहाँ चेक करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। एक बार वर्क करने पे किसी के बाद आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। जब आप खुद किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं आपको चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। ये बात ध्यान रखा करिए। दिक्कत नहीं होती है। एग्जाम से इसीलिए 1 महीना पहले करंट पढ़ना पड़ता है ना। नहीं तो जो डाटा एक्चुअली में या तो वो क्वेश्चन कैंसिल कर देते हैं कई बार, अगर एग्जाम से पहले कोई डाटा चेंज हुआ, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो तो या तो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं या 1 महीने जो सही रहता है वही मान लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्चुअली वो क्वेश्चन कैंसिल कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस में मैंने ये देखा कि कई बार ऐसा हुआ था, जैसे एक बार बीपीएससी में हुआ था, गवर्नर पूछा था उन्होंने आरबीआई का। बीपीएससी में कई बार ऐसे होते हैं, जनरली यूपी में तो कम देखने को, यूपी में क्योंकि करंट ऑफ कई लाइन है वो यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। आप देखेंगे 2-3 पैटर्न, इसमें कंसेप्ट आपके जितने क्लियर रहेंगे वही कर पाएंगे आप, ये जाने रहिए। यूपी के भी क्वेश्चन इकोनॉमी के जो आते हैं, अब क्या आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और वो मेक कर सकिए, लिंकेजेस मेक कर सकिए डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेक्टर्स के, तो आप आंसर कर लेंगे आसानी से। अदरवाइज करना मुश्किल होगा। कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें बहुत आती हैं, अभी कुछ कर्व वर्व पढ़ाना बाकी है तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ाएंगे तो अभी उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, इनपुट पे आते हैं। इनपुट पे फार्मर को इनकम बढ़ेगी, इससे फार्मर की मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, और ये डायरेक्ट इनको सेल करने की मार्केट मिलेगी, उचित मूल्य मिलेगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करके कि एक एरिया को पर्टिकुलर एरिया को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके कि वही फसल उगाई जा रही है। ये है, ये तो इनपुट में हो गया। आउटपुट में ये मार्केट अवेलेबल है हमारे पास, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का मिडिल इकोनॉमी क्लास बढ़ता हुआ, यहाँ सब चीज़ें सामान बिक रहे हैं। और ये क्या देगा, प्रोसेसिंग में क्या आया, मैनेजमेंट की नई नई टेक्नोलॉजियाँ ये ले आए, टेक्नोलॉजियाँ ले आए, स्टोरेज हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, और उसका प्रोसेसिंग, पैकेटिंग, ये सब हो गया। अब इसमें एक और क्या सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो रही है, गरीबी दूर कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर रहा है, बेरोजगारी दूर करेगी ना, और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेगा। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे था, क्या नाम, एग्रीकल्चर पे, उसको भी दूर करेगा ना। सबको चैनलाइज चीज़ें अगर मिलेंगी तो लोग एक्चुअली में, और ये इंडस्ट्रियाँ किसानों को स्किल्स भी, साइंटिफिक स्किल्स मतलब क्या चीज़ें खेती करनी है उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट देना, क्या चीज़ें डालोगे, कैसे प्रोड्यूस होना है, इन सब पे भी ट्रेनिंग देंगी वो। इंफॉर्मेशन फ्लो आउट होगा ना नॉलेज का। भाई अगर किसी इंडस्ट्री लगाई है यहाँ पे, हम जिससे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अगर उसकी कुछ क्वालिटी ऊपर नीचे हैं, तो हम देखेंगे अगर यहाँ से हमें रॉ मटेरियल और ज़्यादा प्रोड्यूस कराया जा सकता है या उसका, तो हम क्या करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए इसको और ज़्यादा इनपुट देंगे ना, इसको साइंटिफिक चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे ना। साइंटिफिक चीज़ें एक्चुअली कर तो रहे हैं हम अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन उससे ये भी बेनिफिट हो रहा है ना, इसको नॉलेज बेस इसका बढ़ रहा है, कौन सी फसल उगानी है उसका पता चलेगा, कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कितनी सिंचाई यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें इसको भी पता चलेगी। कौन सा मैकेनाइजेशन यूज, मतलब मशीनीकरण का, हो सकता है मशीन इक्विपमेंट भी कुछ ये प्रोवाइड कर दें, करते हैं जनरली। तो ये सब चीज़ें क्या बेनिफिट, ओवरऑल एग्रीकल्चर के सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है ना। और ये चीज़ें इनपुट डायरेक्ट जो मंडी वाली प्रॉब्लम्स हो रही थी कई चीज़ें, अब किसान क्या करेंगे, जब यहाँ पे ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ क्या डिमांड सप्लाई की बेस पे चलेगा ना मार्केट। ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर किस पे काम करेगा, डिमांड और सप्लाई पे।
यहाँ तो उचित मूल्य मिलेगा ना, इवन ज़्यादा मूल्य भी मिल सकता है। अब जैसे अगर कोई चिप्स की फैक्ट्री लगाया और उसकी खूब चिप्स बिक रही है और उसका रेट बढ़ता जा रहा है, तो ये इनपुट पे भी रेट बढ़ा देगा ना अपने, किसानों को ज़्यादा फायदा देने ना, और किसानों को पता चल जाए कि इनके चिप्स की फैक्ट्री बहुत अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं, कि इनका ग्रुप रहेगा, वो प्रेशर करेगा यहाँ पे कि हमारा दाम बढ़ाओ, पैसा ट्रांसफर हुआ ना नीचे। तो ये क्या आ गया, पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका किस में आ गया, डिमांड और सप्लाई मार्केटिंग में डायरेक्ट आया ना। तो उससे क्या हमारा अभी कहा जाए तो 10 बिलियन से ऊपर का एक्चुअली में कारोबार की उम्मीद है आगे चल के इसमें, और ये अभी 11 मिलियन से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है 11 मिलियन से ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें रोजगार की समस्या अगर और ज़्यादा ये सेक्टर बढ़ेगा धीरे धीरे, एग्रीकल्चर सेक्टर को और बेनिफिट होता जाएगा ना, बहुत अच्छा रिफॉर्म होगा आगे चल के, जो बहुत ज़्यादा सब्सिडी पे बेनिफिट दिया जा रहा है। अब ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर टैक्स भी तो पे करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ाएगा। कई समस्याएं एक साथ इससे रिजॉल्व हो रही है ना, इस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, यही है मेगा फूड पार्क योजना के तहत, और इनको प्रोवाइड भी कर रही है। मेगा फूड पार्क की कनेक्टिविटी भी बढ़ा रही है। एक नोएडा या मेरठ के आसपास मेगा फूड पार्क सुने होंगे, रामदेव जी का है नोएडा में, यूपी में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे है। कभी भी जब भी आप कोई भी चीज़ का लोकेशन दिखाइए ना मेंस में, तो आप मैप बना के दिखाइए, लिखिए। तो अगर मैप बना के आप इंडिकेट करते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है, उससे क्या होता है कि एक अच्छी कनेक्टिविटी आप मेंटेन कर पाते हैं। अगर यूपी का बना रहे तो यूपी का भले रफ मैप बनाइए, लेकिन बनाइए कुछ, उसमें आप जब बनाएंगे आप दिखाएंगे यहाँ पे, मतलब भले ठीक है रफ मैप बनता कोई बात नहीं, लेकिन आपको लोकेशन पता रहे आसपास, तो थोड़ा क्या होता है अलग इंप्रेशन पड़ता है चीज़ें समझाने में। अभी ये सेक्टर एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी अलग अलग रखी गई है। इसमें एक संपदा स्कीम चल रही है, संपदा स्कीम। अब उस संपदा स्कीम के बारे में पढ़ना आप लोगों को खुद है, ठीक है। संपदा स्कीम, संपदा स्कीम के बारे में खुद पढ़ना, उसके क्या क्या पॉइंट, उसके देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोविजन है, कौन कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ लेना। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक्चुअली में आपके फिशरी सेक्टर भी आते हैं, फिशेस, एक्वाकल्चर, ये सब भी है। यही नहीं है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और फिर सेलिंग पॉइंट, ये सब भी उसमें इन्वॉल्व है, मतलब सारे सी फूड जितने हैं। अब आते हैं हम लोग, कई टाइप के रिवोल्यूशन है, पढ़ेंगे नहीं आपको। एक है कुछ मेजर पॉइंट हम बताते हैं फटाफट, वो आप लोग लिखते चलिए। उसके बाद फिर आते हैं एलाइड सेक्टर पे, ठीक। अभी ये एचडीबी एलाइड सेक्टर के ही रिलेटेड है। अब एलाइड सेक्टर पे आ रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर। अब इसमें एलाइड सेक्टर में अगर आते हैं, पहले एलाइड सेक्टर में क्या है, पशु, फिशरीज, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें, डेयरी उद्योग, पशुपालन, या पशुपालन में ऊन के लिए जो पालते हैं, भेड़ वगैरह पालते हैं ना, सीप, ये सब बी मतलब मधुमक्खी पालन आता है ना, सेरीकल्चर, रेशम का कीड़ा जो पालते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। हॉर्टिकल्चर में जो फलों का उत्पादन करते हैं, बागवानी, हॉर्टिकल्चर जिसे कहते हैं, बागवानी वाली, ये सब किसमें, एलाइड सेक्टर में आपके इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आते हैं कुछ रिवोल्यूशन है। ब्लू रिवोल्यूशन किस लिए है, मत्स्य उत्पादन, गुड। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन के लिए था 1967 में आसपास, दूध के लिए था, ठीक है। ऑरेंज रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन, उर्वरक वाला है, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन भी है,
याद है ना आपको, तो वो लिस्ट आप वहाँ से नोट डाउन करिए, ठीक है, कि जितने काइंड ऑफ रिवोल्यूशन है। उसके बाद साथ में आता है डिफरेंट कल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर पता है, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, और इसी तरह कई और कल्चर हैं। तो वो चीज़ें भी आप नोट डाउन करिए किस सेक्टर में, ठीक है। पशुपालन पे आते हैं। पशुपालन में आपको पता है कौन कौन से पशुपालन किए जाते हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, हैं? उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ये सब याद रखिएगा, ये सब पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है। पीसीएस जितने भी पीसीएस लोग दे रहे हैं बता दे रहे हैं, घटना चक्र रट लेना बार बार, पूर्वालोकन, टू द पॉइंट होने चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबके। अच्छा ये बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पढ़ रही है उस पर कितने साल एक एक क्वेश्चन रिपीटेड है? पीसीएस में नहीं, हर जगह रिपीटेड है कॉन्सेप्ट। यूपीएससी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबके रिपीटेड है, अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज है तो है, वरना वही चीज़ चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, सिलेबस सबके फिक्स हैं। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, करंट में हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, ऑप्शन चेंज कर दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे 5, 6, 10 क्वेश्चन किए हैं तो आप क्या कंफ्यूज थोड़ी होंगे यार। पूर्वालोकन और क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट पे कौन 10 क्वेश्चन दे दिया, 10 टाइप के, हर स्टेट के दे दिया, इसके दे दिया, तो आपकी चीज़ें वो कवर हो जा रही है वहाँ से। और करंट में वो डाटा अपडेट कर दीजिए, जो करंट वाले क्वेश्चन है, करंट में जैसे किसी चीज़ को पूछा हुआ है, अगर उस साल जैसा था उसमें जो आपके करंट के डाटा वो अपडेट कर दीजिए। सबका अभी टेस्ट में वो यूएसए चाइना वाला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, ट्रेड वाला? करंट अपडेट नहीं किया सब लोगों ने, और वही घटना चक्र वाला रगड़ दिया, किया था। इसीलिए हम नहीं लिखाते हैं करंट के डाटा, क्योंकि हमें पता है सब रगड़ोगे वही। तो उसमें ऑप्शन था ना करंट वाला, तो अगर अपडेट होते सब लोग और हमें पता चल गया था, वो ज़्यादातर लोग गलत करेंगे, इसलिए हमने टेस्ट होते ही उसके बाद लिंक शेयर कर दिया था, देख लो तुम लोग। मुझे पता था 2 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें जहाँ गलतियाँ बहुत होंगी, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि करंट डाटा अपडेट करके जाओ कभी भी। हाँ, एलाइड सेक्टर में आते हैं। ठीक है, 9:10 हो गए यार अभी। हाँ